अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाजरीन, मौजूदा हुकूमत की अगर बात करें तो जब ऑपोजिशन में थे ये लोग तो काफ़ी बातें की जा रही थी, महंगाई मार्च किया गया और फिर उस महंगाई मार्च में ये कहा गया कि हुकूमत को घर जाना होगा इमरान खान साहब की, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी गई है, पेट्रोल प्राइसेस बहुत बढ़ा दी गई हैं। और फिर इस एजेंडा को लेकर अदम एतमाद पेश किया गया और जिसके तहत हुकूमत को घर भेजा गया। अब नाज़रीन, सिचुएशन बिल्कुल बरक्स दिखाई देती है, क्योंकि हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि महंगाई कंट्रोल कैसे की जाए, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से कैसा रोका जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ से भी उम्मीद थी कर्जे मिलने की और एड मिलने की और फिर हेल्प मिलने की, वो सारी उम्मीदें एक के बाद एक टूटती जा रही हैं। उन सारे ममालिक ने जिनसे लगता था कि हमें एड मिल सकती है और हुकूमत इसी एजेंडे को लेकर इक़्तिदार में आई, वो सारी उम्मीदें अब आहिस्ता आहिस्ता टूटती जा रही हैं। अब अगर IMF की बात कर लें तो जाहिर सी बात है IMF भी नाराज़ है काफ़ी अर्से से, क्योंकि सब्सिडीज़ के मामले में IMF ने हमेशा ये कह रखा है कि सब्सिडी नहीं दी जाएगी आवाम को किसी भी सूरत में, बल्कि उल्टा आवाम से पैसे लिए जाएं और ये जो डेफिसिट है इसे कम किया जाए। नाजरीन, डॉलर की अगर बात करें, पेट्रोल की बात करें, मुसलसल उड़ान है। और अगर 2 रुपये बढ़ जाता है डॉलर तो फिर अगर कमी देखने में आती है वो भी 2 से 3 दिन के बाद, तो वो 70 पैसे या 60 पैसे इस तरह की कमी देखने आती है, जो कि ख़तरनाक सूरत हाल है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर डॉलर इसी तरह उड़ान पकड़ता रहा तो ये 200 क्या 250 भी क्रॉस कर सकता है, और फिर अगर 250 क्रॉस कर गया तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा, ना कि ये डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ेगा। नाज़रीन, मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें आवाम इसलिए परेशान है क्योंकि ज़ाहिर है आवाम ने एक उम्मीद बांधी थी कि महंगाई मार्च की जा रही है और ये शायद महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा। तजर्बाकार लोग हैं, पहले भी हुकूमत कर चुके हैं, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स उल्टा नून लीग जो है वो परेशान दिखाई दी और फिर बीच में बातें की गई कि हुकूमत छोड़ देने की भी फैसले किए गए, मगर फिर सस्टेन किया गया उस ऑर्डर को माना नहीं गया। नाज़रीन, अगर IMF की बात करें तो IMF का मुसलसल डेडलॉक बरकरार है, जो कि शराइत अभी तक नहीं मानी जा रही। पाकिस्तान की तरफ से जो निगोसिएशंस की गई, फिर उसके बाद मुसलसल जो पेट्रोल पर प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, अभी मज़ीद प्राइस हाइक की जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है पेट्रोल मज़ीद महंगा करना है। और अगर ये मज़ीद महंगा होता है तो फिर जो सिचुएशन है आम इंसान की, आम मार्केट की, वो मेरे ख्याल से घटाई में पड़ जाएगी और फिर एक एनार्की की सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। नाज़रीन, अब वो सारे फैक्टर्स जिन पर ये हुकूमत को घर भेजा था, इस हुकूमत ने, जो कि अपोजिशन पार्टी थी उस जानिब की, उस टाइम की, इन्होंने इसको घर भेजा, इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा। अब वो सारे फैक्टर्स एक के बाद एक बिल्कुल गायब हो चुके हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत शायद उस तरह तैयार नहीं थी, या फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को आइडिया नहीं था कि किस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ मुल्क बढ़ सकता है कि अगर हुकूमत को घर भेजा जाए। अब जो मौजूदा क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस, आज का जो बजट है वो भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है इसमें, क्योंकि सारी नज़रें उस पर लगी हुई हैं। और अगर बजट को कामयाबी से पेश कर दिया जाता है तो फिर मेरे ख्याल से हालात थोड़े से बेहतर हो सकते हैं, काबू में आ सकते हैं। लेकिन अगर उस तरह की बजट ना पेश कर पाई नून लीग और हुकूमत, अब तो बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है बजट पे सारी नज़रें लगी हुई हैं और जो अभी का जो क्राइसिस है फाइनेंशियल, वो सारा बजट से भी जुड़ा हुआ है। और इस अहम टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सलमान शाह साहब ने। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, फॉर्मर एडवाइज़र टू CM पंजाब ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और साथ साथ माहिर मुआशियात भी हैं। सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। सलमान साहब, मौजूदा हुकूमत की अगर बात करें तो सारी वही बातें जो वो अपोजिशन में रहते हुए जिसको अपोज करते आए हैं, आज वही बातें वो कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, ख़जाना खाली है, फिर उसके बाद मुश्किलात हैं, ऐसे में हुकूमत का चलना बहुत मुश्किल है। ये सारी वही बातें हैं। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो जब महंगाई मार्च की गई हुकूमत की जानिब से, तो इन बातों का जिक्र कहीं नहीं था। क्या प्लानिंग का फुकदान था, कोई प्लानिंग नहीं थी, या फिर इनको आइडिया नहीं था कि किस तरह की मुआशी सूरत हाल है? नहीं, आई थिंक सियासत में तो यही होता है कि अपोजिशन में जब आप बैठे होते हैं तो वो आपको हर चीज़ खराब नज़र आती है जी। और जब वो हुकूमत में आते हैं तो फिर वो आपको हकीकत नज़र आती है। बट एक बात तो है कि इनका बयानिया जो था वो तो अब टूट चुका है, उसमें तो वो डिमोलिश हो गया है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में सारे हकायक इन्हीं ने पब्लिश खुद किए हैं। कल जो आया है 6% ग्रोथ है, हर चीज में इजाफा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, सर्विसेज में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हैं, रेमिटेंसेस हैं, सारा कुछ जो टारगेट के मुताबिक सारा कुछ हो रहा था और खासी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी जा रही थी।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्राइवेट सेक्टर ने बैंकों के साथ अच्छी फाइनेंसिंग ली, जिसके साथ वो अपनी एक्सपेंड कर रहे थे, कैपेसिटीज को एक्सपेंड कर रहे थे जी। तो आई थिंक ये तो एक बड़ा सियासी और इकोनॉमिक ब्लंडर हुआ है ना कि ये रिजीम चेंज आपने कर दी इस वक्त में जिस वक्त दुनिया में एक बुरहान आया हुआ था यूक्रेन की वजह से जी। और उसकी वजह से एक एनर्जी क्राइसिस था और एक कमोडिटी क्राइसिस। तो दोनों चीजें जो पाकिस्तान के लिए बड़ी इम्पोर्ट आइटम, बड़े बड़े इम्पोर्ट आइटम्स हैं, उसके दौरान आपने उसको साथ मुकाबला करने की बजाय आपने हुकूमत उल्टा दी जी। और हुकूमत जब उलट की है तो पूरी दुनिया में आपकी जो एक किस्म की रेटिंग है वो क्रैश कर गई। आप तो क्योंकि आपके मुल्क पे बहुत बरूने मुल्क करते हैं, उनकी जो रेटिंग है जिससे आपका रिस्क प्रीमियम जिसे कहते हैं वो 4 गुना ज्यादा हो गया एकदम। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको कोई रीफाइनेंस नहीं करेगा, आपके जो टैक्स ड्यू होता है उसको आपने दोबारा से लेना है तो वो कोई नहीं देगा और आप IMF के मुताज बन गए हैं। तो आई थिंक ये अब बहुत बड़ी जैसे कहते हैं मुल्क के लिए नुकसान भी है, ब्लंडर भी है और अब खमियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि अब तो इनको बजट ऐसा देना पड़ेगा जो IMF की मर्जी का होगा और वो ये कहते हैं कि तमाम शाखतियाँ बंद करें, सब्सिडीज जो है ब्लैंकेट सब्सिडीज खत्म करें, कीमतें जो है बिजली की, तेल की और बाकी चीज़ों की वो उसकी जो वैल्यू बनती है उसके मुताबिक आप करें और खसारे आप ख़त्म करें। ये जो आपने बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स करते हैं और जो इश्तिहार अखबारों में दे के इलेक्शन जीतते हैं वो सारे आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। तो आई थिंक एक तो इन्होंने ब्लंडर किया, दूसरा इन्होंने सारा मलबा अपने सर पे ले लिया। तो आई थिंक ये एक डॉक्टर साहब मैं इसको समझना चाहूँगा। आपने अर्ज किया कि सारा मलबा अपने सर लिया है। क्या अगर इमरान खान साहब की हुकूमत रहती, PTI की हुकूमत रहती, तो क्या हालात इसी नहज पे खड़े होते या फिर कदरे मुख्तलिफ होते? क्योंकि शेख रशीद साहब भी जिक्र कर चुके हैं बार बार कि ये जो मलबा है इन्होंने अपने सर लिया है, नून लीग को आइडिया नहीं था, इन्होंने पता नहीं था, हमारा सारा जो मुश्किल सिचुएशन थी वो इन्होंने अपने सर ले ली है। क्या अगर इमरान खान साहब की हुकूमत रहती तो भी क्या हालात इसी तरह के होते या कुछ मुख्तलिफ होते? आई थिंक एक लिहाज से जो इन्फ्लेशन है जिसका आप कह सकते हैं कि तेल की कीमतें और बिजली की कीमतें वो तो आपको इंटरनेशनल जो भी कीमत थी उस पर ले जानी पड़नी थी सूनर और लेटर। वो तो इमरान खान साहब होते या ये हैं उन दोनों को करना पड़ता। डिफरेंस ये होता है कि उस वक्त हमारा रिस्क प्रीमियम बहुत कम था जी और वो उस रिस्क प्रीमियम में हम अपनी रिफॉर्म्स करने जा रहे थे और रिफॉर्म का मतलब ये था कि जो आपके कर्जे लेट से 5-6 साल एवरेज रिपेमेंट पीरियड है हम उसको बढ़ाना चाहते थे, 10-15 साल से लेके जाना चाहते थे ताकि ये इंटरनेशनल मार्केट्स पे डिपेंडेंस कम हो। अब वो चीज़ नहीं होगी। दूसरा ये है कि उसमें इमरान खान साहब के वक्त में कोई चांस नहीं था डिफॉल्ट का, अब चांस बहुत बड़ा है डिफॉल्ट का और डिफॉल्ट रीफाइनेंसिंग रिस्क जो है वो बहुत हाई हो गया। तो ये मलबा इन्होंने अपने सर पे लिया कि रीफाइनेंसिंग अब ये कराएंगे तो वो कैसे कराएंगे जी। तो इसलिए ये जरा अपने आप पे जरूरत से ज्यादा इनके हो गया है और अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये पहला बजट है इस गवर्नमेंट का। पहला बजट नहीं है ये, आप देखें PPP और PMLN ये 25 बजट दे चुके हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में जी। तो इनको तो ये चीज पता होनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि फिर ये रिजीम चेंज जो थी ये इसका मकसद कुछ और था, ये इकोनॉमिक मकसद नहीं था, इसका मकसद इन्फ्लेशन नहीं था। और हो सकता है कि जो चीजें हम देख रहे हैं इस वक्त जो पार्लियामेंट में एक्ट बन रहे हैं वो एक्ट नैब को खत्म करना या कमजोर करना, FIA को चेंजेस करनी, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट से महरूम करना, तो इस किस्म का जो एजेंडा था वो करना चाहते थे। तो बहरहाल अब
ये अल्लाह से मुनस्सर है कि अब किस तरफ ऊँट बैठेगा। ठीक है। बट इंस्टेबिलिटी का एक ही अब दौड़ है कि बजट आप करें और बजट के बाद फिर एक इलेक्शन अनाउंस हो जाएं और केयर टेकर्स आए और इलेक्शन कराएं और फिर एक गवर्नमेंट आए जो इलेक्ट होके आए, मेजॉरिटी गवर्नमेंट आए और वो अपनी सारी करे जो रिफॉर्म्स हैं उसको तेजी से करें। राइट। डॉक्टर साहब मैं एक और चीज़ समझना चाहूँगा। अब जैसे खान साहब ने मार्च में अनाउंस किया कि हम सब्सिडी देंगे, 10 रुपये उन्होंने पेट्रोल पे कम किए, फिर उसके बाद 5 रुपये उन्होंने बिजली पे रिलीफ दी, जो कि बहुत बड़ा रिलीफ था उस टाइम के हिसाब से, अगर ग्लोबल मार्केट को भी देखा जाए, क्योंकि उस टाइम जो पेट्रोल प्राइसेस थी या कोल प्राइसेस थी बहुत ज़्यादा हाई थी। अब ये जो सब्सिडी दी गई थी ये किन पैरामीटर्स को सामने रख के दी गई थी? फिर उसके बाद क्या आईएमएफ की अगर शराइत की बात की जाए तो आईएमएफ कभी भी सब्सिडीज़ के फेवर में नहीं होता, बल्कि उल्टा वो कहता है जी कि आवाम पर बोझ डाला जाए ये, और ये सब्सिडी ना दी जाए, आवाम से ये जितने पैसे हैं एक्स्ट्रा निकाले जाएँ। आईएमएफ की अगर शराइत को देखा जाए तो क्या यही कुछ वजूहत थी कि आईएमएफ नाराज़ है, या फिर कोई और वजूहत थी? क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो ये सारा मलबा खान साहब पे डाल रही है। नहीं, वो देखें, वो तो शौकत तरीन ने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि जो एक तो ये है कि वो तमाम की तमाम सब्सिडी के लिए उन्होंने फाइनेंसिंग अरेंज कर दी थी जी, और वो उन्होंने आईएमएफ को भी बता दिया था और उनकी नेगोशिएशंस में वो तय हो जाना था। दूसरी बात ये है कि बीच में ये क्योंकि एक एक्सटर्नल शॉक है जी, और यूक्रेन की जंग के वजह से है, जिस दिन वो जंग खत्म होगी उस दिन ये शॉक भी शायद खत्म हो जाए जी। तो ये एक जो आपको इमीडिएट बढ़ाना पड़ रहा है बिजली की कीमतें और तेल की कीमतें, वो यूक्रेन की जंग की वजह से है। तो अगर आप इसको फाइनेंस कर सकते हैं थोड़े अर्से के लिए, अपनी कीमतों को स्टेबल रख के और अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रख के, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो लंबा पीरियड के लिए आप एक्सटेंड नहीं कर सकते जी, क्योंकि जंग वो अब लंबी चल पड़ी है। तो अब आपको मेरे ख्याल में अगर शौकत तरीन साहब अप्रैल में जाते वाशिंगटन, जब मीटिंग्स होती हैं आईएमएफ के साथ, उसको स्प्रिंग मीटिंग्स कहते हैं, तो वहाँ वो तय हो जाना था, फैसला हो जाना था। लेकिन जब मिफ्ता साहब गए हैं तो इनके पास एक तो मैंडेट ही नहीं था जी, दूसरा ये था कि ये 15 पार्टीज को कन्विंस करना था कि क्या किया जाए। हर पार्टी का डिफरेंट एजेंडा है, पीपल पार्टी का कुछ और है, पीएमएलएन का कुछ और है, लंदन वालों का कुछ और है जी। तो वो अप्रैल में वो मायदा नहीं हो सका। उसके बाद आपने देखा कि फिर दोहा में गए दोबारा आईएमएफ के साथ बात करने, तो वहाँ भी वो कंक्लूसिव नहीं हुआ, क्योंकि हमारी साइड से ही कंक्लूसिव नहीं है कि क्या करना चाहते हैं। तो अब उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया आईएमएफ ने कि जी आप अपने पहले ये सारे काम करें, उसके बाद हमारे पास आए। सही। तो इसलिए अब आपको बजट में भी सारी चीजें उनके मुताबिक करनी पड़ेंगी, लेकिन अभी तक आईएमएफ ने कोई इंडिकेट नहीं किया कि वो जी, अभी तक डेडलॉक है जी, अभी तक डेडलॉक चल रहा है, जो कि बहुत डेंजरस है। तो आई थिंक कि हमारा मेन मकसद इस वक्त यही होना चाहिए कि ये हम आईएमएफ के साथ प्रोग्राम को बहाल करें और ये बजट उनकी मर्जी का बने, और उसके बाद फिर इसकी स्टेबिलिटी आए और हमारी रीफाइनेंसिंग के दरवाजे खुलें, क्योंकि इस वक्त हमारे रीफाइनेंसिंग के दरवाजे बंद हैं। ठीक है, और वो हमारे लिए बहुत खतरनाक थी। डॉक्टर साहब फाइनेंसिंग की जहाँ तक बात है, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा। हमने अभी जनूबी कोरिया ने श्योरिटी दी है कि जी $1 अरब हमें देंगे। क्या हम इसी तरह हर मुल्क से मांगते रहेंगे, या फिर कोई और सस्टेनेबिलिटी हमें प्लान ज़रूर सोचना होगा? क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, और फिर अगर इसी तरह डिफ़ॉल्ट करने की सिचुएशन पे खड़े रहे तो फिर श्रीलंका और दीगर ममालिक जो कि डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, उनकी जैसी सिचुएशन बनती दिखाई देती है। ये तो लेकिन एक चीज़ तो ये है कि आप अपने कर्जे जो हैं वो वापस तो नहीं कर सकते, आप उनको रीफाइनेंस कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, शॉर्ट रन में आपको कर्जे और लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास पुराने कर्जों का सूद भी देने के डॉलर्स नहीं है। सही जी। तो वो तो आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने इसके साथ साथ अपना रिफॉर्म एजेंडा कर लिया और अगले 4-5 साल में ये इकोनॉमी जो है एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन जाती है,
और हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट्स से कम हो जाती है और एनर्जी इंडिपेंडेंस आ जाती है। अब जो आप देख रहे हैं कि अब अनाउंस कर दिया है एनर्जी मिनिस्टर ने कि अब हम कोई कारखाना इम्पोर्टेड फ्यूल पे नहीं लगाएंगे। अब ये डिसीजन 10 साल पहले होनी चाहिए थी, जब हम धड़ाधड़ लगा रहे थे इम्पोर्टेड फ्यूल पे। अब वो इतने मुश्किल पड़ गई है उनकी कि वो 30-30 साल के कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिए हैं जी, और अब आप कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, तो अब तो वो चिड़िया चुग गई खेत वाली बात हो गई। और अब आप देखते हैं कि IMF ने भी कहा कि भी आप CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी आप कंसेशन लें, क्योंकि उनमें भी वो कुछ महंगे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये सारी खिचड़ी जो पकी हुई है, ये पिछले 10-15 साल में जो हमारी एनर्जी पॉलिसी रही है और जिस तरीके से हमने अपनी पावर सेक्टर को डेवलप किया है, वो टोटली इंपोर्ट डिपेंडेंट पावर सेक्टर बन गया है और हम यरगमाल हो गए हैं टू दी पावर सेक्टर जी। अब इससे निकलना इतना आसान काम नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन पहला कदम तो उठाना पड़ता ही है। सही, वो उठाएंगे और फिर उस तरफ रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे। राइट डॉक्टर साहब। नंबर 1 आपको IMF प्रोग्राम चाहिए, नंबर 2 आपको बजट चाहिए, नंबर 3 आपको इलेक्शंस चाहिए, नंबर 4 आपको नई हुकूमत चाहिए जो मैंडेट लेके आए, और नंबर 5 फिर आप 5 साल का रिफॉर्म प्रोग्राम लेके आए जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी के जितने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जी इनको हल किया जाए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जिस तरह आपने ये सिचुएशन सम अप की है पूरी कि अब पाकिस्तान को करना क्या क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत भी परेशान है और समझ बिल्कुल नहीं आ रहा कि कौन से स्टेप्स लिए जाएं और किस तरह लिए जाएं। और इस ऐसी फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं कि जो बिना सोचे समझे भी लिए जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर जल्दबाजी है और हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, मगर हालात जो हैं वो कंट्रोल होने से कासिर हैं। बहुत मुश्किल सूरत हाल इस वक्त है। देखते हैं जो बजट है वो किस तरह का इम्पैक्ट लेके आएगा, लेकिन जो महंगाई है वो नीचे आती दिखाई नहीं देती। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।